एक साइंटिस्ट ने दो ऐसे इन्वेंशंस कर डाले जो गलती से करोड़ों लोगों की मौत का कारण बन गए। उनमें से एक तो उनकी अपनी भी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन इन्वेंशंस ने दुनिया भर के लोगों की औसत बुद्धिमत्ता घटा दी, क्राइम रेट्स बढ़ा दिए और दो अलग अलग एनवायरमेंटल डिजास्टर्स को जन्म दिया, जिनका असर आज भी हम भुगत रहे हैं। 1944 में एक नौजवान केमिस्ट क्लेयर पैटरसन अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी करने के बाद मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल हुए। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का मकसद था दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेपन बनाना। क्लेयर का काम था यूरेनियम 235 को 238 से अलग करना, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का मेन फिशन फ्यूल था। ये काम बहुत मुश्किल था क्योंकि दोनों यूरेनियम आइसोटोप्स का मास सिर्फ थोड़ा सा अलग होता है। इस प्रोसेस के लिए उन्होंने बड़े बड़े मास स्पेक्ट्रोमीटर्स का इस्तेमाल किया, जो यूरेनियम के दोनों टाइप्स को उनके वेट के फर्क के बेसिस पर अलग करते थे। जब ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ, पैटरसन ने अपनी पीएचडी की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वह धरती की उम्र को जांचने के लिए अपने मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। यूरेनियम 238 का रेडियो एक्टिव डीके एक घड़ी की तरह काम करता है और जब ये यूरेनियम लीड 206 में बदलता है तो उस रेट से हम धरती की उम्र का पता लगा सकते हैं। पैटरसन ने अपने रिसर्च के लिए जर्कन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया, जिसमें यूरेनियम तो होता है पर लीड बिल्कुल नहीं होता। यदि जर्कन में लीड मिलता है तो वो यूरेनियम के डीके का निशान होता है। लेकिन एक समस्या थी, पैटरसन जो लीड का मेजरमेंट कर रहे थे वो बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा था। लीड का अमाउंट कई गुना ज्यादा था और वो समझ नहीं पाए कि ये लीड कहां से रहा है। ये सवाल उनके जीवन का एक बड़ा राज बन गया, जिसे वो सुलझाने में लग गए। अब वक्त में थोड़ा पीछे चल के इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। 1908 में एक और कहानी शुरू होती है जो इंजन नॉकिंग के बारे में है। डेट्रॉइट में एक औरत की कार पुल पर रुक गई और इंजन बंद हो गया। एक आदमी मदद करने के लिए नीचे उतरा। पहले के समय में कार्स में जनरेटर की तरह हैंड क्रैंक को घुमाकर इंजन स्टार्ट करना पड़ता था। जब वो आदमी क्रैंक को घुमा रहा था, अचानक वो क्रैंक कंट्रोल से बाहर हो गया। इससे हैंड क्रैंक का हैंडल उसके जबड़े पर आकर जोर से लगा और वही उसे गंभीर चोट पहुंचाने का कारण बना। इस हादसे में उसकी दुखद मृत्यु हो गई। इसके बाद चार्ल्स कैटरिंग को एक सेल्फ स्टार्टिंग कार बनाने का काम दिया गया। 1911 तक कैडिलैक ने मॉडल 30 लॉन्च की, जो पहली सेल्फ स्टार्टिंग कार थी। पर एक समस्या थी, उसका इंजन कानों को बहरा बनाने जितना शोर करता था, जिसे इंजन नॉकिंग के नाम से जाना गया। इंजन नॉकिंग तब होता है जब फ्यूल एयर मिक्सचर इतना ज्यादा कॉम्प्रेस हो जाता है कि वो स्पार्क प्लग के जलाने से पहले ही इग्नाइट हो जाता है। इससे इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाती है और इंजन डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वैज्ञानिक थॉमस मिडली जूनियर ने एक एडिटिव बनाया, जिसे टेलुरियम कहा गया। लेकिन ये एडिटिव बहुत तेज बदबू वाला था। कई फ्यूल कॉम्पोजिशंस और विभिन्न केमिकल्स के साथ शोध करने के बाद थॉमस मिडली जूनियर ने गंध का समाधान खोज लिया और वो था लीड अर्थात शीशा। उन्होंने एडिटिव में लीड मिला दिया। इसके लिए टेट्रा इथाइल लीड, जो लीड का एक फॉर्म था, इस्तेमाल किया गया। ये एडिटिव फ्यूल को ऐसा बनाता था कि वो जल्दी इग्नाइट ना हो और इससे इंजन नॉकिंग बंद हो गई। मिडली जूनियर और कैटरिंग साझेदारी में आए और कुछ ही समय में उन्होंने अमेरिका की 3 सबसे बड़ी कंपनीज जनरल मोटर्स, ड्यूपॉन्ट और स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यू जर्सी के साथ मिलकर एथिल कॉर्पोरेशन की नींव रखी। उनका मार्केटिंग इतना शानदार था कि हर कोई उन पर भरोसा करने लगा। लोग मानने लगे कि टेट्रा इथाइल लीड ही भविष्य है, जो कार की सवारी को न सिर्फ बेहतर बनाएगा बल्कि उसे और भी आसान बना देगा। पर उनकी कंपनी के सितारे ज्यादा दिन बुलंदियों पर नहीं रह सके। कुछ ही महीनों में हर जगह इंजनों में टेट्रा इथाइल लीड इस्तेमाल होने लगा। लेकिन 2 महीनों के भीतर ही दर्जनों वर्कर्स लीड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। उनमें से 5 की मौत हो गई। सार्वजनिक विरोध को एड्रेस करने के लिए मिडली जूनियर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और वहां उन्होंने टेट्रा इथाइल लीड को अपने हाथों पर डाला और पूरे 1 मिनट तक उसे सूंघते रहे। उन्होंने दावा किया कि वो इसे रोजाना बिना किसी नुकसान के कर सकते हैं। लेकिन मिडली जूनियर को खतरों का अंदाजा था। वो अपनी कंपनी के प्रोडक्शन लाइन के पास भी तब तक नहीं जाते थे जब तक कि उन्हें उसकी जरूरत नहीं होती थी। पर अपने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी। 1786 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लीड के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन 150 साल बाद वैज्ञानिक इसे ईंधन में मिलाने की योजना बना रहे थे। MIT, हार्वर्ड और यूएस स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने मिडली जूनियर को पत्र लिखा और टेट्रा इथाइल लीड का प्रोडक्शन न करने की वार्निंग दी। उन्होंने लीड को एक धीरे धीरे फैलने वाले और जहर के रूप में वर्णित किया और इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बताया। पर मिडली जूनियर ने सभी चेतावनियों को नकार दिया। 1950 तक दुनिया भर में लाखों मोटरिस्ट्स अपने कार्स में लीड जला रहे थे और उसे हवा में छोड़ रहे थे। उस लीड का कुछ हिस्सा क्लेयर पैटरसन के जिरकॉन सैंपल्स पर गया, जिससे उन्हें उनके उम्र का पता करने में दिक्कत हो रही थी और इसी वजह से पैटरसन को जिरकॉन क्रिस्टल्स में हद से ज्यादा लीड मिल रहा था। लीड के एक्सपोजर को लेकर लोगों में चिंता बढ़ने लगी थी। लेकिन इथाइल कॉर्पोरेशन ने इस पर अपना विरोध जताया और कहा, हम टेट्रा इथाइल लीड को, जो स्वर्ग से एक उपहार की तरह मिला है, उसे इस संभावित खतरे के आधार पर इस्तेमाल करना छोड़ देना ठीक नहीं समझते। इथाइल कॉर्पोरेशन के वैज्ञानिकों ने कहा कि लीड हमारे पर्यावरण का एक प्राकृतिक हिस्सा है और इसलिए ये लोगों के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन पैटरसन को ये पता लगाने की जिज्ञासा थी कि हमारे पर्यावरण में लीड कितना प्राकृतिक है और उनके पास इसका पता लगाने के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स थे। पैटरसन ने समुद्र के पानी में लीड कॉन्सेंट्रेशन को मेजर किया और देखा कि सरफेस के पास लीड ज्यादा था, जो रीसेंट पोल्यूशन को दर्शाता है। पैटरसन ने लीड एक्सपोजर के हेल्थ इफेक्ट्स पर भी रिसर्च की, जिसमें उन्होंने एंशिएंट ममीज के दांतों और हड्डी में लीड मेजर किया और मॉडर्न अमेरिकन से कंपेयर किया। इस स्टडी ने दिखाया कि मॉडर्न अमेरिकन की हड्डी में लीड 1000 टाइम्स ज्यादा था।
जो लर्निंग डिलेज और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। हाई लेड एक्सपोजर वाले बच्चों में क्राइम का रिस्क भी ज्यादा था। लेड एक्सपोजर का इम्पैक्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस पर भी पड़ा, जिसमें हर साल यूएस में 2,50,000 डेथ होती है। ये सब मिडली जूनियर के डिसीजन का नतीजा था, जब उन्होंने गैसोलीन में लेड डाला था। लेडेड गैसोलीन में सफलता के बाद मिडली जूनियर को रेफ्रिजरेटर्स को ज्यादा सुरक्षित बनाने का काम दिया गया था। उस वक्त रेफ्रिजरेंट्स टॉक्सिक और फ्लैमेबल थे। 1928 में मिडली जूनियर ने फ्रीऑन अर्थात CFCs का आविष्कार किया, जो एक सेफर अल्टरनेटिव था, और इसकी सुरक्षा दिखाने के लिए उसने गैस को इनहेल करके एक कैंडल बुझा दी थी। लेकिन किस्मत का खेल ये था कि ये इन्वेंशन उल्टा पड़ गया। फ्रीऑन अर्थात CFC काफी स्टेबल साबित हुआ और एटमॉस्फेयर में कई सालों तक रहता है। जब ये यूवी लाइट से हिट होता है, ये टूटकर क्लोरीन एटम्स रिलीज करता है, जो ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर और कैटरैक्ट्स जैसे इश्यूज बढ़ने लगे। इस एनवायरमेंटल डिजास्टर के बाद 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया, जिसमें CFCs को प्रतिबंधित किया गया। ओजोन लेयर अब रिकवर हो रही है, लेकिन इसके पूरी तरह से रिकवर होने में समय लगेगा। 1940 में मिडली जूनियर को पोलियो हो गया और वो फिजिकली डिसेबल्ड हो गए। उन्होंने अपने लिए एक मैकेनिकल बेड बनाया था, जिसमें रस्सियों और पुलिस का इस्तेमाल होता था। 2 नवंबर 1944 को वो इस बेड का इस्तेमाल कर रहे थे, तब वो उस बेड के रस्सियों में उलझ गए, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। क्लेयर पैटरसन के काम ने यह साबित किया कि हमारे वातावरण में जो लेड है वो प्राकृतिक नहीं है। जापान पहला देश था जिसने 1986 में लेडेड गैसोलीन पर प्रतिबंध लगा दिया। यूनाइटेड नेशंस का अनुमान है कि गैसोलीन से लेड हटाने से हर साल 1 मिलियन से ज्यादा जानें बचती है और $2 ट्रिलियन का फाइनेंशियल फायदा होता है। लेकिन आज भी पिस्टन ड्रिवन एयरप्लेन इंजन्स में लेडेड फ्यूल का इस्तेमाल होता है, जो आज दुनिया में लेड एमिशंस का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इस तरह मिडली जूनियर की 2 इन्वेंशंस, पहला लेडेड गैसोलीन और दूसरा फ्रीऑन यानी CFC, ने लगभग दुनिया को खत्म करने के कगार पर पहुंचाया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।